हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के विज्ञान चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इससे बात करने से वाली कुछ मुख्य बातें हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, और यहाँ से आपको क्या होता है, टॉपर बनने की साइंस में गारंटी है। और यहाँ पर संपूर्ण नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कमज़ोर छात्रों के लिए एक अच्छा संस्थान है, जहाँ पे आपको कमज़ोर छात्रों के लिए एक बेसिक से यहाँ पे समझाया जाता है। और ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो कमेंट आप सबसे पहले कर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, आप वीडियो को कमेंट करके बताएं। और आपको हमारे साथ ही चलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले धातु एवं अधातु के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, तत्वों को जो उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको धातु, अधातु और उपधातु, गैस, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे उनको वर्गीकृत किया जाता है उनके गुणधर्म के आधार पर। लेकिन जो यहाँ पे हमको पढ़ना है क्लास 10वीं में, वो क्या है, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। इनके कुछ उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो धातु होती है वे जिन्हें पीटने पर क्या है, एक पतली चादर के रूप में निर्माण हो जाता है, और उन्हें तानकर एक तार भी बनाया जा सकता है। और वे उनमें पीटने पर वे टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकते हैं, तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और उनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित करने पर उनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो है आयरन, इसको यदि इसके बारे में हम बात करें तो आयरन में यदि आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत भी प्रवाहित हो जाएगी। और इसे यदि आप पीटेंगे तो ये एक पतली चादर के रूप में भी इसका निर्माण हो सकता है, और इससे एक तार भी बनाया जा सकता है। आप लोगों ने आयरन का उपयोग विभिन्न स्थितियों में देखा होगा। फिर इसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के विभिन्न तारों का इस्तेमाल किया जाता है, और विभिन्न जो डब्बे होते हैं उनकी ढक्कन बनाने में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चांदी लोग, बहुत लोग पहनते हैं, मतलब कि चैन उसका बनता है, उससे पहनते हैं। और कॉपर का तार भी बनता है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब धातु के उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे धातु के उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और धातु के बारे में एक ये भी विशेष है कि धातु जो होते हैं वे हमेशा प्लस आयन देते हैं, ठीक है, हमेशा प्लस आयन देते हैं। और ऑक्सीजन हमेशा अधातु जो होते हैं हमेशा क्या देते हैं, माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु होती है जो कि क्या देता है, प्लस आयन देता है, लेकिन ये अधातु होती है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको हिंदी में अपवाद बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे धातुओं के बारे में, इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोग बेसिक से अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हद तक ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके गुणधर्म के क्या क्या है, और धातु में इसकी क्या हो रही है, और अधातु में इसकी प्रक्रिया क्या हो रही है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो धातु है, सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे पॉइंट है दिया गया, धातुविक चमक के बारे में दिया गया है। तो धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे कि हम लोग यदि बात करें चांदी की बात करें तो चांदी क्या होती है, चमकता है। और अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा होता है, चमकीला होता है। यदि हम बात करें कि अधातु कैसी होती है, तो अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। जैसे कि हम यदि लकड़ी की बात करें तो लकड़ी चमकता है, तो आप बोलेंगे जी नहीं, लकड़ी तो नहीं चमकता है, लकड़ी नहीं चमकता है। तो लकड़ी एक अधातु है। तो अधातु जो होती है वे चमकीली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद के रूप में है कि जो आयोडीन होता है वो अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि चमकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आयोडीन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पे दूसरा वाला, इसमें देखते हैं। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, ठीक है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बात कर आ जा रहा है कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन जो लिथियम होते हैं, ठीक है, लिथियम होते हैं, Li जो होते हैं, और पोटेशियम होते हैं, और जो सोडियम होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं, तो ये तीनों इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी क्या कर सकता है, काटा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग
ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक में पदार्थ है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आ रहा है कि धातु जो होते हैं ये कठोर होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो लिथियम है और सोडियम पोटेशियम ये तीनों इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। यदि हम बात करें अधातु के बारे में, तो अधातु में एक कार्बन का एक अपरूप होता है जिसे हम लोग हीरा बोलते हैं। ये प्रकृति में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, इसके रूप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि धातु का रूप क्या होता है और अधातु के रूप किस रूप में पाए जाते हैं। तो धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि आप बात करेंगे तो आयरन हो गया और जिंक हो गया, ये सब धातुएं हैं। तो ये सब किसमें, कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसे हम लोग अपवाद बोलते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, तो इसमें मरकरी होता है। ये मरकरी क्या करता है, तो ये मरकरी जो होता है द्रव, मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इससे हम लोग पारा भी बोलते हैं। इसका सिंबल हो जाएगा Hg। आगे हम लोग अधातु के बारे में बात करने वाले हैं। तो अधातुएं जो होती है वे अधिकतर क्या होती है, ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन को छोड़कर बाकी जितनी भी अधातुएं पाई जाती है वे ठोस या गैस होती है। लेकिन जो ब्रोमीन होता है ये तरल रूप में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है। यदि हम आघातवर्धनीयता की बात करें, तो ये क्या होता है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं के आघातवर्धनीयता गुण के बारे में बताइए। तो ये जो धातुएं होती है ये इनको पीट कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आघातवर्धनीयता बोला जाता है। लेकिन ये जो यदि हम अधातु के बारे में बात करेंगे तो अधातु जो होती है ये आघातवर्धनीय नहीं होती है। यदि हम इसे पीटेंगे तो ये टूट सकती हैं, ये टूट जाती हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि धातुएं क्या होती है, पतली चादर के रूप में इनका निर्माण किया जा सकता है। इसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं। और जो अधातु होती है ये आघातवर्धनीय नहीं होती है। अब 5वां जो पॉइंट है इस तन्यता, धातुओं की एक गुण तन्यता भी होती है जिसके कारण इनको पतली तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। लेकिन अधातुओं में ऐसी कोई गुण नहीं पाई जाती है। अधातुओं को पतली तार के रूप में निर्माण नहीं किया जा सकता है। 6 वाला जो पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे पास, विद्युत व उष्मा के चालक। धातुएं जो होती है वो विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। जैसे कि सीसा और मरकरी जो होता है ये विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा है निकल कर, सीसा और मरकरी ही ये क्या होती है, ये दोनों क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन बाकी जो सारी धातुएं होती है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे अधातुएं जो होती है विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन में यदि आप ग्रेफाइट को लेकर विद्युत में क्या करेंगे, लगाएंगे तो आपको कुछ करंट आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं। जो रूप होता है, धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस रूप में पाई जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो होता है ये किस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो अधातुएं होती है वो किस में पाई जाती है, तो ठोस गैसीय रूप में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन जो होता है ये तरल अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद आघातवर्धनीयता मतलब कि जिसे पीट कर एक पतली चादर के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो अधातुओं को नहीं तैयार किया जा सकता है पतली चादर के रूप में, लेकिन धातुओं को तैयार किया जा सकता है। लेकिन तन्यता के बारे में बात करें हम लोग तो इसको खींचकर एक पतली चादर के रूप में तैयार किया जा सकता है। अधातुएं को ऐसा नहीं किया जा सकता है। विद्युत व उष्मा की जो धातुएं होती है वो सुचालक होती है। लेकिन मरकरी और पारा को छोड़ देंगे तो ये दोनों क्या होती है, कुचालक होती हैं। और अधातुएं क्या होती है, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 7वां घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो घनत्व क्या होता है, धातुओं की जो घनत्व होती है वो हमेशा अधिक होती है और इनका गलनांक जो होता है हमेशा उच्च होता है। लेकिन जो सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या निकल के आ रहा है कि जो धातुएं होती है वो हमेशा अधिक घनत्व व
उच्च गलनांक वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनका गलनांक एवं घनत्व दोनों कम होता है। इसको आप दिमाग में बात बिठा लीजिए। इसके बारे में यदि हम अधातु के बारे में बात करेंगे तो अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। इनका धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। इसके बाद हम ध्वनिक के बारे में बात करें, जिसको कि हम लोग सोनरस बोलते हैं। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने के पश्चात क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग जिससे कि हम लोग जो हमारे स्कूल या कॉलेज में जो घंटियाँ लगाई जाती है वे हमेशा किसकी होती है, धातुओं की बनी होती है, जिससे कि अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न हो सके। इस धातु को सोनरस भी कहा जाता है, अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला भी कहा जाता है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, मतलब इन्हें पीटे जाने पर बहुत तीव्र ध्वनि नहीं उत्पन्न करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो जो धातुएं होती है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि MgO। ये कैसी ऑक्साइड बनाती है, क्षारकीय। और जो अधातुएं होती है वे अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि SO2। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। घनत्व क्या होता है, धातुओं का घनत्व अधिक उच्च होता है और इनकी गलनांक भी उच्च होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद धातुओं का घनत्व व गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। और ध्वनि की बात करें तो धातुएं हमेशा कठोर सतह से टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और धातुएं ऐसा नहीं कर पाती है। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड जो होता है अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती है वो क्या करती है, अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करती है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो हमारा भौतिक गुणधर्म हो गया। हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा पॉइंट आने वाला है, ये वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो होती है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करके क्या करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। फिर धातु का ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएं, धातु ऑक्साइड बन गया। इसको आप लोग याद करिए, धातु का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। एक बार और बोलते हैं, धातु का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे कॉपर हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, इसे जो अभिक्रिया हुआ तो यहाँ क्या बन गया, CuO बन गया। नेक्स्ट उदाहरण के बारे में बात करेंगे, इसको कॉपर ऑक्साइड काला ये हो जाता है, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम का, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो Al2O3 बन जाता है, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो MgO बन जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो एक बार फिर से इसके अभिक्रिया के बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा, ये धातु है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, इसके साथ अभिक्रिया होगा तो ये क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बना लेगा। इसी तरह इसको क्या बोला जाता है, कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। ये काली रंग की परत इस पर बन जाती है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम है इसका अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन से होगा तो Al2O3 मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके बाद Mg का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे MgO बना लेता है। इसके बाद ये सब जो अभिक्रिया में ये सब क्या दिया गया है, इसको बैलेंस किया गया है, जैसे कि 2 4 यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आपको यदि बैलेंस करने नहीं आता है तो हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर देख लीजिए, आपको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। धातुएं जो होती है वह ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन धातुएं किस ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है कि जो सोडियम और पोटेशियम इनको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, वायु के संपर्क में आने पर इनमें आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसका वीडियो पॉज कर नोट्स बनाते चलें। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला पॉइंट है, जो यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और यहाँ पे दिया है लेड, जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। धातु इन जो ये चारों धातुएं होती है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और
शीशा होता है, ये जब वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं तो इनमें ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। उसके बाद हम आयरन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूड़ डालने पर ये तेज़ी से जलने लगते हैं। मतलब कि आयरन जो होता है वे इनको अगर आप गर्म करेंगे तो ये प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन यदि इनको क्या करें, लौह चूड़ अग्नि में डालेंगे तो ये तेज़ी से जलने लगते हैं। आगे हम बात करेंगे कापर भी प्रज्वलित नहीं होती है, लेकिन उस पर काले रंग की कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जैसा कि हमने अभी पीछे ही जस्ट पढ़ा है। इसके बाद Ag और Au ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो मनुष्य होते हैं वे अधिकतर चांदी या सोने का चैन इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर सोने या चांदी का चैन इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? तो ये चांदी और जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसको आप याद कर लीजिए। आगे जो यहाँ पे पॉइंट इसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक या तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसके कारण इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो MgAl और जो Pb है और Zn है ये धीरे धीरे वायु के साथ अभिक्रिया करती है और इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है और इन्हें यदि हम लोग ज्वाला में लौह चूड़ को डालेंगे तो ये तेज़ी से जलने लगती है। आगे हम लोग बात करेंगे कापर के बारे में। तो कापर क्या होती है कि इनमें काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और Ag और Au जिसे हम लोग चांदी और सोना बोलते हैं, ये वायु से अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण जो मनुष्य होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, सोने और चांदी की चैन बनाकर पहनते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? उभयधर्मी ऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से विक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। वे ऑक्साइड जो वे धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से विक्रिया करते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे Al2O3 जिसे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका अम्ल के साथ विक्रिया होगा तो AlCl3 और H2O बन जाएगा। और इसके बाद यदि हम लोग इसका अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे धातु ऑक्साइड का, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जल के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? निकलता है। धातु ऑक्साइड का जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। धातु का जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकलता है और धातु ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि जो इसमें धातु होती है इसकी अभिक्रिया किससे किससे कैसे होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला ऊपर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे धातुएं दिखाई जा रही है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो धातुएं होती है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और यहाँ पे आयरन जिंक है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक है, ये किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो केवल भाप के साथ क्रियाशील होती हैं। आगे हम बात करेंगे Mg के बारे में। तो Mg क्या करता है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे Pb, Cu, Au और Ag जिसे हम लोग शीशा, कापर, चांदी, सोना, ठीक है, सोना चांदी बोलते हैं। ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट वाले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। अब क्यों तैरने लगते हैं? तो ये हाइड्रोजन गैस के
बुलबुले के धातु के साथ चिपक जाती हैं। ठीक है, तो ये जो धातुएं होती है कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुला निकलता है उससे चिपक जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये ऊपर तैरने लगते हैं। कहाँ तैरने लगते हैं? ऊपर। रिवीजन मोड, इसको फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पे तीनों को रिवीजन करते हैं, छः को। ये जो सोडियम और सोडियम पोटेशियम का कैल्शियम होते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम आयरन जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया, और PbCu Au और Ag किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे Ca और Mg, जिसे हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम बोलते हैं, ये केवल किससे ये अभिक्रिया करते हैं? जल के साथ। तो ये हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला होता है उसके धातु के साथ चिपक जाते हैं और ये तैरने लगते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, इसके उदाहरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम दिया गया है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बना लेगा क्षार, जिसे हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो कैल्शियम है और H2 के साथ इसका अभिक्रिया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। और ये जो कैल्शियम होता है ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के साथ चिपक जाता है, जिसके कारण ये तैरने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वे पानी पर तैरने क्यों लगते हैं? तो क्यों तैरने लगते हैं? यहाँ पे मैग्नीशियम का जब जल के साथ अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। तो ये भी मैग्नीशियम और जो होता है कैल्शियम, ये दोनों कहाँ पर तैरने लगेंगे? पानी की सतह पर क्या करेंगे? तैरने लगेंगे। क्यों तैरने लगेंगे? तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के धातु के साथ चिपक जाते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम का यदि जल के साथ अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। और यहाँ पे आयरन जब अभिक्रिया करेगा तो फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट जो बात करने वाले हम लोग थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। धातुओं की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है और लवण का निर्माण होता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि धातु दिया गया है आयरन, और यहाँ पे तनु अम्ल HCl है, तो यहाँ बनेगा लवण, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है तो MgCl2 जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जब जिंक अभिक्रिया करता है HCl से तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो AlCl3 और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो जाती है। फिर कापर Ag और Hg, जिसे हम लोग कापर, सिल्वर और क्या है, पारा, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी, मतलब कि Cu Ag और Hg जो होती है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं करती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मतलब कि यदि जब धातु का अभिक्रिया किसी लवण विलयन से होगा तो लवण विलयन बनेगा और धातु को अलग हो जाएगा। मतलब कि जब एक धातु का अभिक्रिया किसी धातु लवण के साथ होगा तो उसमें से दूसरा जो लवण होगा जो कम अभिक्रियाशील होगा उस विलयन से अलग हो जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनकी यौगिक से विलयन से विस्थापित कर देती है। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं पाई जाती है वे नीचे वाली धातुओं को आसानी से क्या कर देती है, उनको उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, उनको यौगिक से उसके विस्थापित कर देती है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक धातु है सोडियम है और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, तो ये सोडियम जो है ये कैल्शियम को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, जैसा कि आगे बताया गया। तो चलते हैं उस पर। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है उसे क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। धातुओं को किसमें? उनकी क्रियाशीलता की घटते क्रम में, मतलब कि सबसे ऊपर जो होगा सबसे अधिक क्रियाशील होगा, जब जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम क्रियाशील होता जाएगा। तो यहाँ सबसे जो ऊपर है पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन है, उसके बाद सीसा है। तो ये सभी क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है।
इस तरीके से अधिक अभिक्रियाशीलता कौन है, ये सब अधिक अभिक्रियाशील है। इसके नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे अभिक्रियाशीलता घटती है और यहाँ पे एक समय आती है कि ये सब अत्यधिक कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाली धातुएं होती है, जो ऊपर वाली धातुएं होती है वो अपने नीचे से अपने नीचे वाली धातुओं क्या कर देती है, उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कम अभिक्रियाशील वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो धातुओं की जब अधातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे जो संयोजकता होती है इसकी और जो कोष होते हैं इनको पूर्ण करने की प्रवृत्ति समझी जाती है। जब धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने कोष को पूर्ण करते हैं। अधातु अपने कोष को पूर्ण करता है, धातु अपने कोष को पूर्ण करता है। यही इन दोनों की अभिक्रिया का कारण होता है। धातु परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। मतलब जो धातु होता है वो अपने आयन को त्याग करके यहाँ पे क्या बनाता है, त्याग करके प्लस चार्ज लेता है और जो धनायन बनाते हैं, तथा जो अधातु होते हैं वो ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम NaCl का निर्माण के बारे में बात करते थे तो NaCl जो यहाँ पे सोडियम होता है ये इसके पास कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 1 होते हैं। तो ये जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिसके वजह से यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है और ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। 2, 8, 10 इसका अष्टक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो ये जो क्लोरीन होता है इसके अष्टक पूर्ण होने में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके अष्टक में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी ज़्यादा होता है तो ये क्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2, 8, 8 है। ठीक है, इसके बाद पहले कितना था, 7 था, लेकिन इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहाँ पे अपना अष्टक को पूरा कर लिया, 2, 8, 8। इस तरीके से क्लोरीन क्या होगा, ऋणायन हो गया। जैसे कि यदि हम लोग सोडियम हो गया इसका कैल्शियम मतलब क्लोरीन के साथ इसका जब अभिक्रिया होता है तो इस तरीके से होता है कि ये प्लस 1 चार्ज देता है, ये एक प्लस चार्ज देता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं सोडियम क्या करता है, एक यहाँ से सोडियम एक यहाँ से प्लस चार्ज देता है और Cl के पास कितना होता है टोटल, तो टोटल उसके पास होता है 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। तो ये भाई साहब एक यहाँ से इस तरीके से इसको दे देते हैं। इस तरीके से जो ये क्लोरीन होता है ये क्या कर लेता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, आयनिक यौगिक के बारे में बात करते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थित विद्युत बल बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब कि जो विपरीत प्रकार के आयन होते हैं, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलकर एक मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। परिभाषा आपको समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से आपको याद करा देते हैं परिभाषा। तो जो विपरीत प्रकार के आयन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे कि एक प्लस चार्ज हो गया और एक माइनस चार्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इससे एक स्थिर विद्युत बल का निर्माण होगा जिससे आयनिक यौगिक बनते हैं। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे तो इनकी सबसे पहले भौतिक प्रकृति क्या होती है, ये ठोस व कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, ठोस व कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। तो भंगुर का अर्थ है जिन्हें पीटे जाने पर टूट जाए उन्हें भंगुर बोलते हैं। आगे गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होने के कारण मतलब कि यदि इनको गलाया जाएगा तो इनको बहुत अधिक ताप दिया जाएगा तब ये गलेंगे, और इनको यदि
खौलाया जाएगा या उबाला जाएगा तो इनको बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तब ये क्या करेंगे, उबलेंगे। आदि इसके आगे हम लोग घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे इलाकों में अविलेय होती है, मतलब नहीं घुलती है। किस में नहीं घुलती है, तो पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलती है। विद्युत चालकता क्या होती है, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, मतलब कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। अभी तक तो हम लोग ने धातुओं के बारे में बात किया कि धातुएं क्या क्या करती है, कौन सी अभिक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में बात किया। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रकृति में धातुएं कैसे प्राप्त की जाती है। तो धातुओं की प्राप्ति के बारे में बात करने से पहले कुछ यहाँ पे परिभाषाओं को हमको पढ़ना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला परिभाषा है ये खनिज है। तो खनिज क्या होते हैं, मतलब कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। प्रकृति में जो भी उपस्थित तत्व एवं यौगिक होते हैं उसे क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। अब वे खनिज जिन्हें अधिक धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क बोला जाता है। इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है, उसे अयस्क बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यौगिक पाया गया, जैसे कि ZnS पाया गया, तो ZN को यदि हम निकाल लेते हैं तो ये इन्हें निकालना क्या होगा, लाभकारी होगा, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे धातुओं सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म के बारे में। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होती है ये होती है पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये स्वतंत्र रूप में ये नहीं मिलती है, इन्हें विद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता देते हैं कि खनिज किसे बोलते हैं। यहाँ पे अयस्क का परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अयस्क के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वे खनिज जिनमें धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा जिसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क बोला जाता है। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है वे होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सब अधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं, इनको विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। आगे जो मध्यम अभिक्रियाशील वाली यहाँ पे धातुएं हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मध्यम अभिक्रियाशील में आ जाएगा Zn, जिसको जिंक, आयरन, Pb और कॉपर Hg। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब मध्यम अभिक्रियाशील है। इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो ये सब सल्फाइड के रूप में पाई जाती है और ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये प्रकृति में सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। इन्हें कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ZnS के बारे में, ठीक है, ZnS के बारे में, तो यदि हमें आप क्या करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्साइड से क्या करते हैं अभिक्रिया, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn प्लस SO2, क्या हो जाएगा, Zn प्लस SO2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है ये क्या हो चुका है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से इसको क्या कर दिया है, जिंक को निकाला जा चुका है। ठीक है, मतलब अपचयन द्वारा भी इसको क्या धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उपचयन के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, यदि आप उसे नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं आती है, वे कौन कौन सी आती है, तो इसमें Ag और Au, जिसे चांदी और सोना होता है, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है और इसके बारे में हमने बता दिया था। धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, अयस्क से धातुओं को प्राप्त करना। तो अयस्क से धातुओं को कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उनके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। तो चरण 1 क्या है, अयस्कों का समृद्धीकरण है।
और चरण 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 2 में हम लोग धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे और चरण 3 में हम लोग धातुओं का परिष्करण देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे ये क्या है, इसको का समृद्धिकरण, फिर धातुओं का निष्कर्षण, फिर धातुओं का परिष्करण। तो सबसे इसमें हम लोग देखते हैं, तो हमको मान लीजिए कि अयस्क प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस अयस्क का सांद्रण करेंगे, मतलब कि इनको अलग अलग में बांटेंगे कि कौन सा जो है इसमें उच्च अभिक्रियाशील है, कौन सा मध्यम अभिक्रियाशील है और कौन सा निम्न अभिक्रियाशील है। तो यदि मान लीजिए कि उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु है आज हमारे पास है, तो इनको कैसे धातु में प्राप्त की जा सकती है। तो ये गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा इन्हें शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसे मतलब उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है, इन्हें प्राप्त करने के लिए काफ़ी सरल तरीका होता है। बस इनको क्या किया जाता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और इनमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मध्यम अभिक्रियाशील और जो निम्न अभिक्रियाशील होती है, इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि भर्जन और निस्तापन होता है, इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो मध्यम अभिक्रियाशील वाले में क्या हम लोग दो तरीके से बात करने वाले हैं, एक कार्बोनेट अयस्क के साथ, एक सल्फाइड अयस्क के साथ बात करने वाले हैं। यदि सल्फाइड अयस्क होता है तो यहाँ से भर्जन से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। यदि कार्बोनेट अयस्क होता है तो यहाँ से निस्तापन के द्वारा हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं। तो भर्जन और निस्तापन के बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है वो सल्फाइड अयस्क के साथ इनको धातु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे C12 जिसको हम Hg, जिसे यहाँ पे क्या है HgS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं C12 बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं C12। तो इसमें ऑक्सीजन करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और उच्च ताप पर इसको गर्म करेंगे तब यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा Hg अलग हो जाएगा और ये SO2 का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे SO2 का निर्माण होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धातु की उत्पत्ति कैसे, मतलब इस प्रक्रिया को भर्जन बोला जाता है, ठीक है। जब C12 को जब वायु की उपस्थिति में धातु जब प्राप्त किया जाता है, धातु ऑक्साइड जब प्राप्त किया जाता है, तो इस उपस्थिति को क्या बोला जाता है, भर्जन बोला जाता है। आगे जो हमारे पास है जो ZnCO3 था, जिसे हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो निस्तापन द्वारा इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब जब धातु ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है तो इसको धातु में अपचयन करवा देते हैं। अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी करवा देते हैं, ठीक है। तो जब धातु क्या होता है, इसका अपचयन करवाते हैं तो फिर उसके बाद धातु का शोधन किया जाता है। शोधन के द्वारा फिर इसको क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जैसे कि ZnS हो गया, ठीक है, मतलब कम अभिक्रियाशील में जो आती है, मध्यम अभिक्रियाशील में, ठीक है। तो ये भर्जन होता है। तो भर्जन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उच्च ताप पर इनको गर्म किया जाता है, तो उसे भर्जन बोलते हैं। अब इससे धातु प्राप्त हो जाता है, इसका परिष्करण किया जाता है और धातु का उत्पत्ति हो जाती है। आगे हम यहाँ पे कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है। गैंग, सबसे पहला जो परिभाषा है गैंग के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में जो जिन्हें पृथ्वी से निकालना लाभकारी होता था, अयस्क जिन्हें हम लोग बोलते थे, तो उन्हें जो होता था, उनको जब पृथ्वी से निकाला जाता था तो उनमें कुछ अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती थी, जिन्हें हम लोग गैंग बोलते थे। मतलब कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम लोग गैंग बोलते हैं, लेकिन कहाँ पाई जाती हो, अयस्कों में। आगे हम लोग भर्जन के बारे में बात करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। इसके उदाहरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ZnS है, मतलब जिंक सल्फाइड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अत्यधिक ताप देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ZnO जिसे हम लोग जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, और SO2 गैस का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से जो C12 है, इसको भी वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, HgO, ठीक है, मतलब कि मरकरी ऑक्साइड ये बन जाएगा और यहाँ पे SO2 का निर्माण हो जाएगा।
आगे हम लोग बात करने वाले निस्तापन के बारे में। निस्तापन क्या होता है? तो कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब कार्बोनेट अयस्क जो होता है इसे वायु के सीमित, ठीक है, वहाँ पे जो था वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे सीमित वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये किस में बदल जाता है? जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक मतलब कि जो यहाँ पे क्या है, जिंक कार्बोनेट है, इसको किसके कम सीमित वायु तथा अधिक ताप पर गर्म करने पर ये जिंक ऑक्साइड में या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन बोला जाता है। अब चयन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के द्वारा अपचयन कराया जाता है, तो ये यहाँ से जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिंक धातु हम लोग को प्राप्त हो जाती है। आगे धातुओं के परिष्करण के बारे में बात करने वाले हैं। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो विधि होती है वो क्या होती है? विद्युत अपघटनी विधि होती है। इस विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें एक कैथोड की छड़ होती है और एक एनोड की छड़ होती है। तो इसमें कापर का एक अम्लीय मतलब कापर सल्फेट का एक अम्लीय विलयन को इसमें हम लोग डाल देते हैं और इसमें यहाँ से कुछ विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो जो एनोड होती है इस पर अशुद्ध धातु आ जाती है, और जो कैथोड होता है इस पर शुद्ध धातु का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे जो अपद्रव्य नीचे बच जाता है इसको एनोड पंख बोला जाता है। यहाँ पे जो अपद्रव्य बचा है इसी को क्या बोला जाता है? एनोड पंख बोला जाता है। एनोड पर क्या होता है? अशुद्ध धातु, और कैथोड पर क्या होता है? शुद्ध धातु का निर्माण होता है। अब विलयन जो होता है CuSO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होती है वहाँ पे। विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाते हैं। जब ये घुल जाते हैं तो उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट जैसे कठोर कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें कि एनोड पंख बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एनोड है यहाँ पे इसके नीचे क्या होता है, अब एक अपद्रव्य बैठ जाता है जिसे हम लोग एनोड पंख बोलते हैं, और ये कैथोड पर क्या होता है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है, और एनोड पर अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले संचारण। तो संचारण हमने लेसन एक में भी बात किया था। तो संचारण क्या होता है? धातुएं अपने आसपास की जब अम्ल आर्द्रता और नमी और वायु के संपर्क में आने से जब संचारित हो जाती है, मतलब कि जब उनका क्षरण होने लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। अब ये संचारण मतलब सिल्वर में कैसे होता है, कॉपर में कैसे होता है, लोहा में, और संचारण से सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है, इसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, वायु जब सिल्वर होता है वो वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है इसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, AgS बनाता है, Ag2S बनाता है, जिसके कारण इस पर क्या हो जाती है, जिसके कारण इसकी परत जो हो जाती है वो काली हो जाती है। इसकी परत क्या हो जाती है? काली हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग कॉपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉपर जो है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जब वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे कॉपर अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग की परत उस पर चढ़ जाती है, किस पे? कॉपर पे। आगे हम बात करने वाले लोहे के बारे में। तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ चढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। संचारण के बारे में बात करेंगे। संचारण लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, संचारण से सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, वो भी कैसे बचाया जा सकता है? तो पेंट कर तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, ये सब लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग मार्केट से कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की बनवा कर लाते हैं तो सबसे पहले उसको पेंट किया जाता है ताकि वे
संचारण से उसे बचा सके। ठीक है, उसे ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं। यशद लेपन क्या होता है कि उस पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग यशद लेपन बोलते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे यशद लेपन क्या बोला जाता है। आगे हम लोग मिश्र धातु के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक अधातु, ठीक है, सॉरी फिर से एक बार देखते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या तो धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। अब ये मिश्र धातु से बहुत प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर प्रबल हो जाता है। जैसे कि आप रेल की पटरियों को देखे होंगे तो ये अत्यधिक कठोर होते हैं, जिसमें कि अत्यधिक तेज गति से रेल जाता है तो भी वो चौड़ा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इसमें आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है जिससे वे अत्यधिक कठोर हो जाता है। इस्पात के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टील के बारे में, तो इसमें लोहा में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे क्या होता है, स्टील बन जाता है और ये अत्यधिक मजबूत होता है। इसके बाद हम लोग पीतल के बारे में बात करेंगे। तो कापर जो होता है और जिंक, इन दोनों को यदि हम मिक्सचर करेंगे कापर और जिंक को, तो ये क्या होगा, पीतल का निर्माण हो जाएगा। फिर कांसा के बारे में बात करेंगे तो कापर और टीन जो होता है इससे क्या होता है, कांसा का निर्माण होता है। फिर सोल्डर जिसे कि जोड़ने का काम किया जाता है, ये शीशे और टीन से बनाया जाता है। शीशे और टीन को जब मिलाया जाता है तो ये सोल्डर का निर्माण हो जाता है। अमलगम क्या होता है, तो मरकरी या पारद जिसको बोलते हैं या अन्य तत्व जो होता है इसको मिलाकर क्या होता है, बनाया जाता है, अमलगम बनाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, धातुएं, ये दोनों भी धातुएं और इसमें धातु मतलब कि जब दो या दो से अधिक धातु या तो धातु और अधातु के जो समांगी मिश्रण होते हैं इसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।